सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है, आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन यूं है कि टू पार्टिकल्स x एंड y है, रिस्पेक्टिवली मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे, यानी x जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और y जो है वो एक रेगुलर हेक्सागन पे मूव कर रहा है एज शोन। O इज द सेंटर, जो O है दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल एज वेल इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। सो व्हेन बोथ x एंड y मूव फ्रॉम A टू D, यानी जब x और y A से चलते हैं, x एंड y जब बोथ A से चलते हैं, तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द x टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द y। यानी जब जो x एंड y A से चलते हैं D तक, तो आपको रेशियो निकालना है किसका, डिस्टेंस मूव्ड बाय x टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय y। ये सवाल है भाई, कैसे करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी कि A एंड D जो है दैट आर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, यानी जो A एंड D है वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है भाई। मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो AD जो है वो सेंटर से पास होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, मतलब कि ये जो A एंड D है ये इस सर्कल का जो है वो डायमीटर पे लाई करेंगे। तो अगर मैं देखूं जरा सर्कल पे, देखो जरा सर्कल को जरा देखो, यहाँ पे ये रहा हमारे पास सर्कल। अगर ये सर्कल है, ये रहा हमारे पास A और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ये रहा हमारे पास D। जो x है वो चलता है यहां से लेकर यहां तक। तो अगर आप देखोगे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। इसमें बस इतना इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसने इतनी डिस्टेंस जो है वो कवर की। ओके, अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आप देख रहे होगे, अगर ये डायमीटर है दिस विल बी द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, दैट इज 2 pi r डिवाइडेड बाय 2, दैट इज pi r। लेट्स सपोज इसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। लेट्स सपोज जो इसकी जो रेडियस है दैट इज r। सो इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज द लेंथ ऑफ दिस circumference that is 2 pi r divided by 2, that is pi r। तो x ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी कवर की, that is pi r। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि हमने यहां पे क्या निकाला, डिस्टेंस मूव्ड बाय x, वो कितना है pi into r। ओके, यहां पे जरा देखो फिर रेगुलर हेक्सागन। अब ये आता है भाई, रेगुलर हेक्सागन ने कितनी डिस्टेंस, इसने तो ये कवर किया, फिर ये चला, फिर ये चला, ये जो है इतना, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द टोटल डिस्टेंस। सो अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, समझो अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर मतलब इसके जो सारे साइड्स जो है और सारे जो एंगल्स जो है वो बराबर है, इसके सारे एंगल्स और सारे साइड जो है वो बराबर है, ठीक है। तो इसके साइड और एंगल भी बराबर है, इसका रेगुलर का ये मतलब है। तो अगर मैं लेट सपोज इसका जो साइड है वो A मान लेता हूं, तो ये भी A होगा, ये भी होगा, ये भी A होगा। तो Y ने कितना डिस्टेंस कवर किया, A A A A A A 3 A। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय Y दैट इज 3A। बट साला हमें A जो है वो इन टर्म्स ऑफ R ही निकालना होगा, A जो है इन टर्म्स ऑफ R निकालना होगा, तब जाके अब जब हम रेशियो लेंगे तो R जो है वो कट होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि R इसमें गिवन नहीं है ना R गिवन है ना E गिवन है। तो हम आंसर जो है आप कहोगे सर रेशियो आ गया पाई r बाई 3a रेशियो आ गया। साला ना R दिया गया ना A दिया गया, कैसे आंसर दे सकते हो। और ऑप्शन जब आप देखोगे तो उसमें भी नहीं होगा। तो हमें जो है जो A को इन टर्म्स ऑफ R लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो भाई, ये रहा, ये जो है ना AF को जरा देखो, ये रहा AF और ये रहा सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से जो कि O है, इस सेंटर से मैंने इस AF पे परपेंडिकुलर डाला भाई। तो आपको पता है जब भी मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, जब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है भाई, ठीक है। अगर ये पूरा लेंथ जो है वो A है तो ये साला a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। अच्छा, अब इनके एक्सट्रीमिटीज को जरा ज्वाइन कर दो भाई, ये और
ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो ये डिस्टेंस ये कितना होगा, ये r होगा ना भाई, r होगा। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये r होगा, ठीक है, ये r होगा। ओके, अब क्या करना है, अब लेट सपोज ये जो पूरा एंगल है वो थीटा है, क्या है, इसने जो इस यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया वो थीटा है भाई, लेट सपोज वो थीटा है, तो थीटा है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा। तो अगर ये सारा थीटा है तो सारा ये कितना होगा, थीटा बाई 2, ये कितना होगा, थीटा बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल 2 है ये कॉन्ग्रेंट है बाय साइड एंगल, साइड ये कॉन्ग्रेंट है, तो ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ओके, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में जाओ, किसी भी, चाहे इस ट्रायंगल में जाओ या इस ट्रायंगल में जाओ, लेट सपोज मैं इस ट्रायंगल में गया, तो इस ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो आप क्या लगाओगे, आपको ये पता है, मतलब ये चाहिए ना, तो ए चाहिए, तो ये तो इसमें है और आर ये है, तो इन दोनों में रिलेशन चाहिए और थीटा है, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी a बाई 2 डिवाइडेड बाय r, सो दिस इज sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2r, सो a निकला हमारा 2r sin थीटा बाई 2। बट यहाँ पे मसला ये है कि a जो है वो इन टर्म्स ऑफ r कंप्लीटली नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे जो है थीटा भी आ गया। थीटा कैसे निकालोगे भाई, देखो भाई, क्योंकि ये रेगुलर, देखो रेगुलर है, तो देखो इस साइड ने इस सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड किया, क्योंकि रेगुलर है तो ये वाला जो है इस जो ये जो साइड है ये सेंटर पे ये भी थीटा जो है वो सबटेंड करेगा। सिमिलरली ये जो साइड है ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करेगा। सिमिलरली ये वाला भी थीटा सबटेंड करेगा और ये वाला भी थीटा ही सबटेंड करेगा। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, और ये भी जो करेगा ना थीटा भाई, तो मिस हुआ ना, ठीक है, इसने ये थीटा किया, इसने ये, इसने ये, इसने ये और इसने ये और इसने ये थीटा। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 थीटा मिलके पूरा जो है कंप्लीट एंगल जो है वो कवर कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं 6 थीटा जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, यानी 2 पाई के बराबर है। ओके, सो यहां से मेरे को थीटा मिलेगा 2 1 2 3 दैट इज पाई बाई 3। यहां से थीटा मेरे को मिला कितना, पाई बाई 3। तो अगर मैं यहां पे इस पे डाल दूं 2r, दिख रहा है क्या, अगर मैं यहां पे डाल दूं 2r साइन थीटा की जगह क्या डाल दूंगा मैं, पाई बाई 3 इंटू 2, यानी पाई बाई 6 हो गया, यहाँ पे पाई बाई 6 हो गया। तो दिस इज 2r इंटू पाई बाई 6 होता है 1/2, दैट इज इक्वल टू r। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकल गई, r, तो यहाँ पे a की जगह a हटा दो और r डाल दो भाई, और रेशियो इनका जो है दैट इज पाई r बाई 3r, दैट इज पाई। सो दिस इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस मूव्ड बाय x टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय y। एक शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें जो इन्वॉल्व हुई, तो सभी मैंने क्लियरली, कोई डाउट जो है यहाँ पे नहीं रहा होगा, रहा होगा तो फिर भी कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना भाई। तो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a particle moves 21 meter along the vector 6i cap plus 2j cap plus 3k cap, then moves 14 meter along this vector 3i cap minus 2j cap plus 6k cap, its total displacement in meters। तो आप चाहे ट्राई भी कर सकते हो, ऑप्शन आपकी ये बात। इसका मतलब है कि ये 15i cap plus 2j cap plus 12k cap, इसी तरह यहाँ पे i cap j cap k cap ये जोड़ते जाओ, आपको ये मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, ठीक है क्या। ओके, तो ट्राई कर सकते हैं आप, मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए मान लो ये एक वेक्टर है, वो वाला वेक्टर है 6i cap plus 2j cap plus 3k cap। ओके, इसकी टेल ये, इसका हेड ये इस पे 21 मीटर चल रहा है। ओके, फिर देन 14 मीटर अलोंग दिस, फिर इसके बाद ये दूसरे वेक्टर पे चल रहा है जिसका इसने वेक्टर फॉर्म दिया है 3i cap minus 2j cap plus 6k cap, और इस पे ये 14 मीटर चल रहा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको बताया, अगर ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल है वो इनिशियल पोजीशन पे रहता है और हेड यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह नहीं, ये रही हमारी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये 3 वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये और ये और ये। और जो आप देखोगे इसको लेट सपोज मैंने r1 कहा,
r1 वेक्टर ये है और इसको मैंने r2 वेक्टर कहा। तो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर जो है वो इन ऑर्डर है, यानी इन ऑर्डर का मतलब जहां पे r1 वेक्टर का हेड खत्म होता है वहां पे r2 वेक्टर का जो टेल है वो शुरू हो रहा है। और ये दोनों इन ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर नहीं है। बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन दोनों का जो सम है r1 प्लस r2 जो है r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर जो है वो s वेक्टर के बराबर होगा। यानी s वेक्टर हमारे पास r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर जो है वो निकल के आएगा। अच्छा, बट हमें r1 और r2 चाहिए ना भाई। आप कहोगे सर r1 तो r2 दिया गया है, r1 r2 दिया, बट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जरा देखो भाई, हमें ये वेक्टर तो दिया गया है, बट इस वेक्टर की अगर आप जरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, इस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो अंडर रूट 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 स्क्वायर यानी 9, तो 7 निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 निकलेगा। जरा इसका जरा देखो, ये भी शायद ये 623 है, 623 है, ये भी 623, इसका भी 7 आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे r2 का जो मैग्नीट्यूड वो भी 7 ही आएगा। तो भाई साहब ये तो इस वेक्टर पे 21 मीटर चला ना, और इस खुद का तो मैग्नीट्यूड 7 है, खुद का तो मैग्नीट्यूड 7, इसका भी खुद का 7 है और चला 40, तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे ये इस वेक्टर पे 21 मीटर चल रहा है, तो आपको वो वेक्टर निकालना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आप इस वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है। लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर, इसको लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है तो यूनिट वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा। तो हमारे पास जो r1 मिलेगा, इनको इसको r1 r2 मत कहो क्योंकि r1 r2 तो हमें अभी निकालना है, ठीक है। अगर हमें पास r1 निकलेगा, r1 क्या निकलेगा, r1 अगर मैं यहाँ पे लिख लूं तो r1 दैट इज मोड ऑफ r1 और r1 क्या है, ओके। r1 का मैग्नीट्यूड 21 मीटर है और r1 का जो ये है r1 हमारे पास ये है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 6,2,3 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 7, तो 7 आया। तो दिस इज 3 टाइम्स 6,2,3, दिस इज 6 3 18 और 6 9, ये हमारे पास r1 वेक्टर है, ठीक है। और सिमिलर अगर मैं r2 वेक्टर निकालना हो तो r2 का मैग्नीट्यूड इंटू r2 का डायरेक्शन, r2 का मैग्नीट्यूड 14 है और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर -2,6 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड यानी 7, तो 2 3 -2 6 आएगा, यानी 3 3 to the 6 -4 और 12, तो दिस इज द r2 वेक्टर। r2 वेक्टर ये रहा, और इन दोनों का एडिशन ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट विल इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो 6 और 18 कितना हो गया 24, कॉमा और -4 और प्लस दिस कितना हो गया 2, और 12 प्लस 9 कितना हो गया 21 आ गया। तो अब देखोगे हमारा आंसर जो है जो कि ऑप्शन डी है हमारा। आप अगर कंफ्यूज हुए होंगे, बेसिकली मैंने क्या निकाला, मुझे ना वो वेक्टर चाहिए जिस वेक्टर पे बॉडी चला। तो आप कहोगे ये वेक्टर है, नहीं ये वेक्टर पे नहीं, ये तो वेक्टर तो कुछ और ही है जिसका मैग्नीट्यूड 21 है और उसका डायरेक्शन इस वेक्टर का डायरेक्शन है, समझे क्या। अगर आप ये लोगे तो गलत होगा क्योंकि आपने वो वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, हमें तो वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 21 है, ठीक है। वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 21 है, बट डायरेक्शन नहीं पता ना, चला तो बट इसी वेक्टर पे, तो डायरेक्शन उस वेक्टर का वही होगा जो कि इस वेक्टर का है। तो आपको पता है ये डायरेक्शन तो ए कैप से डिनोट करते हैं, वो ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। सिमिलरली जो जब वो यहाँ पे है तो वो फिर इस वेक्टर पे चला, इस दिशा पे चला, मतलब जो इसकी दिशा है वो इसकी भी इस वेक्टर की दिशा है, बट वो उस वेक्टर पे चला जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 14 मीटर है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, वो उसकी डायरेक्शन वही है जो कि इसकी है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, दिस डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वही में से r1 निकाला, r1 ऐसे निकाला, r2 इस तरह निकाला, इनका सम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ईस्ट पॉजिटिव x एक्सिस, नॉर्थ पॉजिटिव y एक्सिस, अ गर्ल
walks 10 meter east first time, then 10 meter in direction 30 degree west of north for second time, and third time is unknown direction and magnitude so as to return to her initial position. What is her third vector? क्वेश्चन ये है कि ये रहा हमारे पास नॉर्थ, ये रहा हमारे पास ईस्ट, ये रहा हमारे पास वेस्ट, ये रहा हमारे पास साउथ। तो एक गर्ल है जो कि कह रहा है कि इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये क्वेश्चन में है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या ये ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चल रही है, ओके। फिर देन 10 मीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बस इस क्वेश्चन में यही समझने वाला है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है। अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है भाई, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है। अगर मैं कहता हूँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब ये एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बना रहा है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब आप वेक्टर को नॉर्थ से 30 डिग्री घुमाएंगे, वेक्टर को नॉर्थ से 30 डिग्री घुमाएंगे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो बॉडी है वो यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, मतलब आप एक लाइन खींचो पैरेलल टू नॉर्थ, सो ये नॉर्थ है, तो यहाँ से 30 डिग्री घूम जाओ भाई, यहाँ से 30 डिग्री घूम जाओ, तो दिस इज हमारा ये सेकेंड टाइम ये इस दिशा में चले। और ये जो ये है लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर ये भी है ना। ये आप कहोगे भाई ये आगे भी तो जा सकता है, मतलब इतना ही क्यों लिया, इधर जाता तो समझो भाई। अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये 10 मीटर है, फिर ये इस तरह आगे गया है ना, आगे तो अब छोड़ी दो, पहले आप इतना कहो कि ये इधर तक भी तो जा सकता है। तो देखो भाई अगर ये 10 है, ये 10 है और ये 30 हुआ ना, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हुआ। तो इसमें जरा आप ये लगा दो, सॉरी ये अभी 10 नहीं है ना, अभी मान लो ये x है, ठीक है, तो इसमें आप cos लगा दो, तो cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 10 अपॉन x, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 10 अपॉन cos 60, और cos 60 तो हाफ होता है, तो ये 20 आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको यहाँ तक जोड़ दोगे तो ये जो डिस्टेंस है ना ये 20 है, जबकि ये 10 ही तक चला, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक ना जोड़ा ना एक्सटेंड किया, ठीक है। अब सेकंड टाइम तो ये, तो थर्ड टाइम जो है अननोन डायरेक्शन और अननोन मैग्नीट्यूड से चलती है, बट इस तरह चलते हैं कि ये जो है इनिशियल पोजीशन से वापस आ जाए, मतलब ये इस तरह कुछ। तो हमें ये वेक्टर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, अगर ये एक वेक्टर मान लेते हैं, अब दिस इज वन वेक्टर, और इस वेक्टर को ये, फिर ये थर्ड वेक्टर है, लेट्स सपोज इसको मैंने वेक्टर 1 यानी r1 कहा, इसको मैंने r2 कहा, और इसको मैंने r3 कहा। हमें r3 चाहिए। देखो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ये सारे जो है ना इन ऑर्डर है, दिस वेक्टर इन r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और r3 वेक्टर, तीनों इन ऑर्डर है। बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तीनों इन ऑर्डर है ना, तो ये 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो r1 क्या होगा, 10i कैप, r1 10i कैप होगा। r2 क्या होगा, r2 इसका जो है वो इस डायरेक्शन में जरा कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा 10 मीटर है ना cos 30 डिग्री, ठीक है, ये j कैप में होगा, और इधर हो रहेगा 10 sin 30 डिग्री, वो भी माइनस आई कैप में, ठीक है ना, माइनस आई कैप। तो इसका x कंपोनेंट होगा माइनस 10 sin 30 आई कैप, और वो रहा जो y कंपोनेंट 10 cos 30 j कैप, और r3 हमें निकालना है, r3 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। तो 10 i कैप और इन दोनों का i का हो गया ना भाई, तो 10 माइनस 10 sin 30 डिग्री, ये रहा i कैप, और प्लस 10 cos 30 j कैप इज इक्वल टू r3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 10 sin 30 होता है हाफ, 10 डिवाइड बाय हाफ 5, 10 माइनस 5 रहा 5 i कैप, प्लस ये रहा 10 इंटू cos 30 होता है अंडर रूट 3/2, 2 1 r 2 5 r 5 रूट 3 j कैप प्लस r3 इक्वल टू 0। सो r3 जो वेक्टर हमारा निकला दैट इज माइनस 5 i कैप
-5√3 j कैप, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।